हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ मंडाना से पधारे कवि भूपेंद्र हिंदुस्तानी जी है। भूपेंद्र हिंदुस्तानी जी का नाम जाना पहचाना है। इन्होंने कई राष्ट्रीय मंचों से व राष्ट्रीय कवियों के साथ रचनाएं इन्होंने मंचों से पढ़ी है। करीब 28 साल से ये अपनी काव्य यात्रा को लेकर चल रहे हैं। आज इनसे हम इनके काव्य यात्रा के बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं भूपेंद्र हिंदुस्तानी जी से। भूपेंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, पहले तो अपने जीवन परिचय के बारे में आप बताएं, कहाँ से हैं और कब से आप काव्य यात्रा में शरीक रहे। मैं प्रॉपर मंडाना डिस्ट्रिक्ट कोटा का रहने वाला हूँ, भूपेंद्र कुमार जैन। और इस काव्य यात्रा में मुझे 28 साल हो गए। जो मेरा प्रारंभिक लेखन था वह 1998 से तब शुरू हुआ जब मेरे बेटे का जन्म हुआ 24 नवंबर 1998 को। उसके 3-4 महीने बाद मैंने कुछ लिखना शुरू किया। जब मैंने प्रारंभिक रचनाओं में जैन मंदिरों में भजन लिखे जी, तो फिर मेरा कुछ हौसला बढ़ा, मेरी जिज्ञासा बढ़ी, मैं कुछ आगे लिखने की सोचने लगा। तो मैंने उसके बाद फिर कुछ रचनाएं लिखी। कवि सम्मेलन सुनने का मुझे शुरू से ही शौक़ था। मैं कुछ कवियों को सुनता था, अच्छी लगती थी, मेरी जिज्ञासा भी थी और वैसा मुझे एक माध्यम भी मिला। माँ भगवती की कृपा से मैं कुछ लिखना शुरू किया। जब मेरी प्रारंभिक रचनाएं मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस जैसे मेरे अंदर पैदा हुआ जी, तो फिर मैं उन्हें मंच पे ले जाने की सोचने लगा, जैसे और कभी लोग मंचों पे आते हैं। बिल्कुल। तो मैंने एक माध्यम टटोला। हमारे गांव में एक हमारे भाई साहब महेंद्र जी तिवारी जो बीजेपी के ठोस कार्यकर्ता थे, उनसे मैं मिला और कोटा की जो प्रथम महापौर जो महिला सुमन संगी जो बनी, उनके कार्यकाल में नगर निगम के सचेतक भाई साहब योगेंद्र जी खींची से उन्होंने मुझे मिलवाया। मैं अपनी रचनाओं को वहाँ तक ले गया और उन्होंने मुझे दशहरे मैदान में राजस्थानी कवि सम्मेलन में स्थान दिया जी। वो मेरे जीवन का सबसे पहला कवि सम्मेलन था। वहाँ मेरी कई कवियों से पहचान हुई। उसके बाद मुझे आगे की लाइन मिली और मैं कुछ मंच करने लगा। मेरा हौसला बढ़ा। बड़े कवियों को जब मैंने सुना, उनकी शैली, उनकी कविताएं, उनके शब्द कैसे लिखते हैं, कैसे इनकी तरन्नुमा करती है, इनकी प्रेजेंटेशन क्या रहती है, कैसे जनता से रूबरू होते हैं, जनता का क्या रिस्पॉन्स कब आता है, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। मेरी जिज्ञासा बढ़ी। मैं हर कवि सम्मेलन में, आज भी मेरा यही सोच है, यही मानस है कि मैं जब भी कोई मंच पे जाता हूँ तो मैं सीखने की जिज्ञासा सबसे पहले रखता हूँ कि मेरे से अच्छा कोई लिखने वाला यदि है तो मैं उनसे भी बेहतर लिखने की कोशिश करूँ। यही चीज़ आज मुझे आपके बीच लाई है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इतने बड़े मंच से यहाँ से हाईलाइट किया जा रहा है। ये इसके लिए मैं अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद मान लीजिए, माँ शारदा की कृपा मान लीजिए, किसी की दुआएं मान लीजिए, आपका स्नेह मान लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके इस STN चैनल के तमाम पूरे परिवार को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा सम्मान रखा, मुझे इस काबिल समझा कि मुझे क्षेत्र में आप अपने मंच से अपना चेहरा दे रहे हैं। और मैं इसमें अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गाँव को जहाँ मैं पैदा हुआ। मंडाना के लिए भी मैं अपने लिए यह सोच रहा हूँ कि हमारा गांव कितना गौरवशाली है कि वहाँ की प्रतिभा आज इस मंच से चेहरा दिखा रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। भूपेंद्र हिंदुस्तानी जी, आप जो कविता करते हो तो कौन सी विधा में आप ज़्यादा लिखते हैं? मैं
ओज विदा का कवि हूँ। मेरी जी। सारी कविताएं वीरस पे है और मैं ज़्यादातर सदाबहार रचनाएं लिखता हूँ जो जी विसंगतियों भी होती है, ज्वलंत भी लिखता हूँ, लेकिन मेरी सोच ये रहती है कि मेरी कविता अजर अमर रहे, मेरे बाद यादगार रहे। बिल्कुल। कुछ सब्जेक्ट मैंने ऐसे लिए कविताओं में, जैसे बेटियों के साथ होने वाली बलात्कार की घटनाएं, जो एक ज्वलंत जी। मुद्दा है हमारे देश के लिए, बहुत बड़ी समस्या है। क्या सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, इनके साथ ये जघन्य अपराध हो रहे हैं। सैनिकों के बलिदान की गाथा मैंने लिखी। एक बेटा वो जो इलाज के अभाव में दम तोड़ रहा है, उसकी विधवा माँ जी गरीब अवस्था में उस बेटे को लेकर उन बड़े लोगों के सामने गए जब उसके इलाज की माकूल व्यवस्था ने एक बेटे में दम तोड़ दिया। इस तरह की मैं अब कविताओं में चित्रण करता हूँ। अभी मैं इन दिनों 2-3 साल से मैं श्रृंगार भी लिख रहा हूँ, गीत जी। गजल श्रृंगार के। बहुत अभी जो मंच मुझे मिलते हैं, जहाँ मैं जाता हूँ, तो मैं अपनी मूल विधा तो छोड़ता ही नहीं हूँ, जी। लेकिन मैं जो चीज़ मेरे अंदर अभी जो पैदा हुई है श्रृंगार, जी। वो भी मैं सुना रहा हूँ। जी बहुत और बढ़िया। आज मंच भी क्या है, जो मंच पहले आसानी से मिल जाया करते थे, जिनमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती थी, आज वो मंच बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बिल्कुल। मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि मंच अच्छे कवियों के लिए तो मंच ही नहीं है। फोड़ता ज़्यादा हाँ, रहे। क्योंकि ये मोनोपोली अब जो ठेका पद्धति कवि सम्मेलनों में चली है, मैं इसके पूरी तरह खिलाफ हूँ। इससे अच्छे कवि मंच पे नहीं आ पा रहे। ये आप लोग एक ऐसा माध्यम हो जो जनता से अच्छी कविताओं को, अच्छे चेहरे को रूबरू करवाते हो, ये बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें निरंतरता बरकरार रखें, जी प्रतिभाओं को स्थान दें और ऐसे ही आगे मेरे जी। बाद भी अच्छे चेहरे हैं। भूपेंद्र जी कोई रचना सुनाए आप। हाँ, मैं सबसे पहले तो आपको अपनी मूल विधा के जी जी सुनाइए। छंद आपको परिचय कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ दुनिया को, शांति का, भारत की ओर से। आज वर्तमान में जो हथियारों, आधुनिक हथियारों की जो होड़ लगी हुई है, जो दुनिया विनाश की दूरी पे खड़ी है, जी ऐसे आविष्कार, ऐसे विध्वंसकारी आविष्कार हमारे सामने आ गए। एक मिसाइल डोंगफेंग 41 जो चीन ने परेड में उतारी, उस चीज से मैं अपनी चार हाँ पंक्तियां बिल्कुल एक साथ सुनाइए दिया। सुनाइए। कि कोई डोंग फेंगे को, कि कोई डोंग फेंगे को परेड में उतार रहा, तो कोई दुनिया में उग्रवाद को बढ़ा रहा। कोई डोंग फेंगे को परेड में उतार रहा, तो कोई दुनिया में उग्रवाद को बढ़ा रहा। होड़ी हथियारों की लगी है दुनिया भर में, कोई पाठ जग को विनाश का पड़ा रहा। होड़ी हथियारों की लगी है दुनिया भर में, कोई पाठ जग को विनाश का पड़ा रहा। कि ऐसे जालिमों को मात गौरी अम्बे भवानी, तेरे काल खप्पर की भेंट में चढ़ा रहा। और बने विश्व गुरु भारत ये देश मात मेरा, और श्वेत के कपोत सारे जग में उड़ा रहा। बने विश्व गुरु भारत ये देश मात मेरा, और श्वेत के कपोत सारे जग में उड़ा रहा। चार पंक्तियां वर्तमान राजनीति के। बिल्कुल सुनाइए सुनाइए। कि ना सत्ता में सदाचारी, ना सत्ता में सदाचारी हो, नेता भी बलात्कारी। कर्त में है देश ये थोड़ा विचार कीजिए, भ्रष्ट तंत्र हावी हो रहा है संविधान पर, लोकतंत्र पर नए सा प्रहार कीजिए। कि राजनीति धर्म और शिक्षा का व्यापार चला, न राष्ट्र के उत्थान को यूं दरकिनार कीजिए। जनता से हाथ जोड़ कर ये अपील, ऐसे देश के गद्दारों का बहिष्कार कीजिए। जनता से हाथ जोड़ कर ये अपील, ऐसे देश के गद्दारों का बहिष्कार कीजिए। और चार पंक्तियां मैं उस संदर्भ की जी कि रावण के पुतले जो हमारे देश में जो दशहरे पर्व पे, दीपावली पर जलाए जाते हैं, वो एक परंपरा है, बुराई पे अच्छाई का प्रतीक जीत। लेकिन इस बार जलता हुआ देखता हुआ रावण भी उसके अंतर आत्मा व्याकुल होने लग गए। और क्या कह रहा है जी जी।
यो बार बार पुतला खड़ा करके आप मेरा इस जनता के बीच मुझे न जलाइए। यो बार बार पुतला खड़ा करके आप मेरा इस जनता के बीच मुझे न जलाइए। एक ही रावण नहीं घूम रहा दुनिया में, बार बार मेरी तस्वीर न दिखाइए। एक ही रावण नहीं घूम रहा दुनिया में, बार बार मेरी तस्वीर न दिखाइए। कि मेरे गुनाहों की सजा दे चुके हैं राम मुझे, कि मेरे गुनाहों की सजा दे चुके हैं राम मुझे। मेरी आत्मा ने बार बार तड़पाइए। अगर बुराई का अंत यदि चाहते हैं आप, तो आप में से कोई राम हो तो बतलाइए। बुराई का अंत यदि चाहते हैं आप, तो आप में से कोई राम हो तो बतलाइए। ये मेरी छंद विधा है जी, बहुत बढ़िया है मेरी वीरस पे। बहुत इन दिनों जो मैंने बहुत बढ़िया, बहुत लिखे। भूपेंद्र जी, आपने जो मंच साझा किए तो देश के नामी साहित्यकारों कवियों के बीच में आपने मंच साझा किए। कौन ऐसे साहित्यकार कवि थे जिनसे आप मतलब रूबरू हुए? मैं बहुत ख्यात नाम इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त कवियों के साथ मुझे अवसर मिला है जी। जैसे मैं बताऊं, हुल्लड़ मुरादाबादी के साथ में लाखेरी मंच पे बहुत सालों पहले सम्मेलन नगर पालिका वाले प्रोग्राम में मैं शैल चतुर्वेदी के साथ कवि सम्मेलन किया रामगंज मंडी में जी। हरिओम जी पवार के साथ मैंने 12 डोल मेला पढ़ा, निम्बेड़ा का कवि सम्मेलन पढ़ा। कुमार विश्वास जो आज पूरे देश में जाने पहचाने, उनके साथ भी मैंने 3-4 कवि सम्मेलन किए। इधर से पंडित विश्वेश्वर शर्मा जिन्होंने फिल्मों में गीत लिखे, उनके साथ मैंने बूंदी के तीज वाले अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में उनका सानिध्य रहा। इधर से शैल चतुर्वेदी, डॉक्टर उर्मिलेश, वो मेरे साहित्य गुरु जी ने मैंने माना है। उनका मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका बहुत स्नेह मेरे ऊपर रहा और कुछ रचनाएं तो मैं उनकी धुन पे ही पढ़ता हूँ जी। और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे उनका भी सानिध्य प्राप्त हुआ जी। और अपने क्षेत्र में से जगदीश जी सोलंकी, बारा के सुरेंद्र यादवेंद्र, कई बड़े बड़े दिग्गज और ख्यात नाम कवियों के साथ मुझे अवसर मिला। और न्यूनतम में क्षेत्र में भी पढ़ा, जिले स्तर पे भी पढ़ा, ग्रामीण में भी पढ़ा, लेकिन मुझे बाहर महानगरों में भी पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन आज मैं पीछे इसलिए हूँ कि मेरे पास आयोजन नहीं है। मूल रूप से कविताएं मेरे पास बहुत है, मैं निरंतर कविता लिखता रहता हूँ, मेरा लेखन जारी है। और बड़े मंचों पे भी मैं जा चुका, बड़े कवियों के साथ भी मैं पढ़ चुका, लेकिन आज मंचों की जो पॉलिसी जो चल रही है, आदान प्रदान की जो नीति कवियों के बीच चल रही है, उस पद्धति में मैं नहीं आ रहा, मेरे पास आयोजन नहीं है, इसलिए मैं मंचों से पिछड़ रहा हूँ। मैं 2, 5, 7 जो प्रोग्राम मेरे होते हैं, मैं अपने स्तर पे या अपने मिलने वालों के थ्रू जहाँ मुझे जैसे बुला ले मैं चला जाता हूँ। मैं तो यहाँ तक भी ये आपसे ये कटु सत्य और कह रहा हूँ, हमारे गांव में कवि सम्मेलन होते हैं मंडाला में, लेकिन वहाँ भी मुझे स्थान नहीं मिल पा रहा भाई साहब। किसी ने विद्वान ने एक बात लिखी है वो मुझे आज याद आ रही है, आपके बीच में आने वाली प्रतिभाओं के सम्मान की बात कर रहा हूँ जी। कि सर चढ़ा वो फूल जो चमन से निकल गया, ये पंक्तियाँ मेरी नहीं जी जी, किसी विद्वान कवि की जी जी जी। सर चढ़ा वो फूल जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। वाह क्या। मैं गांव में, गांव का छोरा बावड़ा गिरी में कभी वो कवि मंच पे आ रहे हैं जो मेरे कई वर्षों के बाद मंच पे हाईलाइट हुए। अब वहाँ वो लोग मुझे क्यों नहीं लेना चाह रहे, मैं वहाँ क्यों नहीं जाना चाह रहा, मुझे वहाँ गांव वालों से कोई बुराई भी नहीं है, इसका मुझे कोई रोष भी नहीं है। मैं उनके साथ खुश हूँ, उनके साथ मेरा वो प्रेम स्नेह बना हुआ है। लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब मुझे गांव में सम्मान बराबर नहीं मिल पा रहा तो मैं अपने लिए फिर आगे सम्मान की बात करूँगी कहाँ से, तो मुझे ऐसे लिंक भी नहीं मिल पा रहे। भूपेंद्र जी, लेखनी से ही इंसान की इज्जत होती है। वो मैं बताया ना। हाँ, तो मंच मिलना या नहीं मिलना
ये आयोजकों के का वो बौद्धिक स्तर होता है कि किस तरह के मतलब साहित्य या कवियों को मंच पर बुलाया जाए ताकि समाज को एक सही दिशा मिल सके। भूपेंद्र जी, आप बता रहे हैं कि अच्छे साहित्यकार यानी बड़े कवि डॉक्टर उर्मिलेश, जो वास्तव में देश में जाना पहचाना नाम है, उनके साहित्य पर आपकी लेखनी का असर आया, कैसे देखते हैं आप उसे? मतलब उन्होंने जब मंच पे पढ़ा और जब मैंने उन्हें सुना तो उनकी धुन मुझे बहुत जमी, उनकी पढ़ने का तरीका मुझे बहुत जमा, उनकी शैली, उनकी कविताओं का मतलब एक स्तर, बहुत ही ऊंची शैली में उच्च कोटि की रचना लिखा करते थे। और जब मैं उन्हें गौर से सुनता था तो मैं एक ऐसी जिज्ञासा रखता था कि मैं भी इनके जैसा लिखूं, इनके जैसा बनूं। उन्हीं की धुन पे मैंने सेम उन्हीं की धुन पे एक रचना लिखी है, सुनाइए आप। बेटियों के साथ होने वाली बलात्कार। बिल्कुल सुना है। प्रस्तावना में केवल मैं थे, मैं मंच में भी पढ़ा इस रचना जी को। जी जी। पिछले साल बैठा और काफ़ी अच्छा मुझे आशीर्वाद मिला। भूपेंद्र जी, आपने अब तक कितनी रचनाएं आप लिख चुके हैं? मेरे पास भाई साहब आज में कम से भी कम 20-30 रचनाएं मेरे पास सच सकते हैं जी, क्या, जिन्हें मैं अपने स्तर पे बहुत अच्छी कविता समझता हूँ, जी जी। जिसे हिंदुस्तान के किसी भी मंच पे पढ़ने पे मुझे जरा भी संकोच नहीं होगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं कभी भी ये नहीं समझूंगा कि मेरी कविता है किसी से नीचे स्तर की। जी जी। ऐसी रचनाएं मेरे पास कम से कम 20 से ऊपर है जी। कोई और श्रृंगार पे या गजल जो भी जो सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए आप। मैं गजल सुनाता हूँ आपको। एक ऐसे शख्स की दास्तान है जो इश्क में चोट खाया हुआ है, बेवफा से नवाजा गया है जी, और गमगीन जिंदगी जी रहा जी, अपने तन्हाई में जी रहा हो, लेकिन जब दोबारा उसके सामने इसी तरह से जब मोहब्बत का पैगाम आया जी जी दूसरी तरफ से जी, तो उसे वो सावचेत कर रहा है और अपनी पहली दास्तां बयां कर रहा है कि मैं पहले चोट खा चुका और मेरा आपसे नहीं। बिल्कुल सुनाइए सुनाइए सुनाइए। कि कैसी थी मेरी पहली मोहब्बत, कितना पसंद करता था, कितनी खूबसूरत थी। वह 3 चंदी के गले कि अंदाज निराले थे उसके, क्या नूर था उसके चेहरे पर। बहुत बढ़िया। अंदाज निराले थे उसके, क्या नूर था उसके चेहरे पर। आया हो चांद निकल जैसे, क्या गुरूर था उसके चेहरे पर। आया हो चांद निकल जैसे, क्या गुरूर था उसके चेहरे पर। कि हमें तुमसे मोहब्बत है प्रियतम, हमें तुमसे मोहब्बत है प्रियतम। इजहार मेरा ये कबूल करें, हमें तुमसे मोहब्बत है प्रियतम। इजहार मेरा ये कबूल करें कि ठुकरा के चली गई वो हमें, क्या सरूर था उसके चेहरे पर। ठुकरा के चली गई वो हमें, क्या सरूर था उसके चेहरे पर। क्या हालत बना गई वो जी जी। उसे क्या निवेदन कर रहा है, क्या कह रहा है कि परवाना खाक हुआ जल के, क्यों शमा जलाने आए हो। परवाना खाक हुआ जल के, क्यों शमा जलाने आए हो। फिर से क्यों हमको हुस्न का ये दीदार कराने आए हो। फिर से क्यों हमको हुस्न का ये दीदार कराने आए हो। घर नजर इनायत हो जाती, उनकी तरफ से जो मेरी पहली मोहब्बत थी, कि घर नजर इनायत हो जाती, तो जीते हम क्यों तन्हाई में। कर नजर इनायत हो जाती, तो जीते हम क्यों तन्हाई में।
क्यों प्यासे दिल पे शबनम की दो बूंद गिराने आए हो, क्यों प्यासे दिल पे शबनम की दो बूंद गिराने आए हो, परवाना खाक हुआ जल के क्यों शमा जलाने आए हो। और अंतिम मन में करा कि हम दीवाने गम के मारे यूं हमको फंसाना ठीक नहीं, हम दीवाने गम के मारे यूं हमको फंसाना ठीक नहीं, रोए बेवफाई दिल से हम यूं हमको हंसाना ठीक नहीं, रोए बेवफाई दिल से हम यूं हमको हंसाना ठीक नहीं, छेड़ो न तराने तुम दिल के, छेड़ो न तराने तुम दिल के, दिल जले हुस्न के मारे हम, छेड़ो न तराने तुम दिल के, दिल जले हुस्न के मारे हम, फिर हमसे न कहना ये क्या किया, फिर हमसे न कहना ये क्या किया, यूं आग लगाना ठीक नहीं, फिर हमसे न कहना ये क्या किया, यूं आग लगाना ठीक नहीं, हम दीवाने गम के मारे जो हमको फंसाना ठीक नहीं, परवाना खाक हुआ जल के यूं शमा जलाना ठीक नहीं। बहुत सुंदर भूपेंद्र जी, आपका जो साहित्य लेखन है, काव्य लेखन, और बहुत ही अच्छा और सुंदर। आपने जो गज़ल सुनाई वो वास्तव में बहुत सुंदर गज़ल थी। आगे क्या आप निरंतर लिखते रहेंगे, क्या मानना है? हाँ बिल्कुल, मैं माशार देव के द्वारा बरसने वाली कृपा पे बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, और जहाँ तक उसकी अनुकंपा रहेगी जी वहाँ तक मैं लिखता ही रहूँगा। ज़िंदगी का आखिरी दिन तक मैं लिखूँगा, भले मुझे मंच मिले न मिले, लेकिन मैं अपनी रचनाएं कभी लिखना बंद नहीं करता। भूपेंद्र जी, आपने आपका काव्य लेखन शुरू किया, यानी आप पोथी में रख रहे हो अभी उन्हें, क्या साहित्यिक रूप में पद्य के रूप में सामने लाओगे, कोई पुस्तक के रूप में? अभी मैं प्रकाशन के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ जी। क्या अभी मेरी रचनाएं पूरी मन जो, मैं सबसे पहले आपको एक बात ये बता रहा हूँ जी कि मेरी रचनाओं को मैं जिस जगह ले जाना चाह रहा था उस जगह में ले जाने में सक्षम नहीं रहा। जी। मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे पास जो रचना है और जिस स्तर के लायक जो मेरी रचना है वहाँ तक मैं पता नहीं मुझे क्यों नहीं लिंक मिल पा रहा जी। कि मैं अपनी रचनाओं को वहाँ तक क्यों नहीं ले जा पा रहा। इसमें आखिर कौन सा ऐसा कारण बना हुआ है जो मुझे वहाँ तक जाने के लिए बाध्य कर रहा है या रुकावट लगी हुई है? जी। क्या मुझे ऐसा कोई एक माध्यम नहीं मिल रहा। जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता मैं कोई प्रकाशन के मूड में नहीं हूँ। जी। क्या अभी तो मेरे अंदर बहुत आगे बढ़ने की जी। जिज्ञासा है, मेरे बहुत सपने अधूरे हैं क्योंकि मैंने शुरू से बड़े मंच के बड़े कवियों के बीच में पढ़ा हूँ, जी। तो मैं उनकी दौड़ में बहुत पीछे हूँ। जी। मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी 28 साल की जो काव्य यात्रा है, क्या जो आज 2-4 साल से जो कवि लोग चले हैं वो मेरे से ज़्यादा प्रोग्राम दे चुके हैं, जी। और मैं जो इतना पुराना साहित्यकार मैं उनसे कम रेट पे चल रहा हूँ, तो मैं अभी वो टारगेट पूरा नहीं कर पाया। अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपनी काव्यधारा से, कवि सम्मेलनों से, मंचों से, स्टूडियो से। ये मेरी पहली मुलाकात है जीवन में, पहली बार मैं किसी चैनल पे स्टूडियो पे आया हूँ, और उसमें भी आपका मैं पूरा आभार प्रकट करता हूँ क्या कि आपने मुझे इस लायक समझा। भूपेंद्र जी, और मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप ये बरकर आप आगे भी मुझे इसी तरह से मुझे बरकरार रखें। जी। जी। क्या मेरी आपसे काफ़ी अपेक्षा है और बहुत आशा है, उम्मीद है आपसे। भूपेंद्र जी, हमारी दुआएं हैं, आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं और अच्छा साहित्य आपका है, और एक दिन आपकी सफलता आगे तक जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। ये थे हमारे साथ मंडाना से पधारे
कवि जिन्होंने देश के कई मंच साझा किए और साथ ही समाज की कुरीतियों पर भी इन्होंने काफ़ी काव्य लिखा और वह समाज तक पहुंचाया। उससे समाज को एक नई दिशा मिली। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।